द स्टडी आइज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टैटिक क्यूज करने जा रहे हैं जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। उसमें 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल निम्न पुनर्पाषाण काल का है। आपको निम्न पुनर्पाषाण काल के स्थल के बारे में बताना है। पहला कह रहा बोरी, दूसरा कह रहा सोन घाटी, तीसरा कह रहा थार मरुस्थल और चौथा ऑप्शन कह रहा भीमबेटका। आपको सही कोड बताना है। तो मित्रों, आप फोर्थ ऑप्शन से वाकिफ होंगे। भीमबेटका पर जो स्थल मिले वो निम्न पूर्वपाषाण काल के थे, सबसे प्राचीन है। और साथ में आपको कॉमन सेंस ये भी होना चाहिए कि थार मरुस्थल बहुत विस्तारित था। इसमें डीडवाना क्षेत्र है वहाँ पे, और जो सांबर भागोर यहाँ पे पूरा निम्न पाषाण काल के जो स्थल है वो प्राप्त हुए थे। इस दृष्टि से हमारा ये भी ऑप्शन सही हो गया। हमारा 3 और 4, 3, 4 मित्रों ऑप्शन डी में आ रहा है और सी में आ रहा है, 2 में आ रहा है। और इस दृष्टि से देखें तो हमारा यह तो सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब आपको बोरी के बारे में बता देता हूँ। ये मित्रों महाराष्ट्र में है और यहाँ पे पूरा पाषाण काल के जो निम्न पूरा पाषाण काल था अपना हिमयुग वाला, उनके साक्ष्य मिले थे। इस दृष्टि से हमारा बोरी वाला ऑप्शन भी सही हो गया। और साथ में सोन घाटी है, सोन घाटी में भी निम्न पूरा पाषाण कालीन के साक्ष्य मिले थे। इस दृष्टि से ये चारों स्थल है निम्न पूरा पाषाण कालीन, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो गया। 1, 2, 3, 4। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये कह रहा है निम्न पूरा पाषाण काल या प्रारंभिक पूरा पाषाण काल युग हिमयुग के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है। आप सभी को पता होना चाहिए इस काल में हिमयुग था। इस दृष्टि से हमारा ये कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है तिथि महाराष्ट्र में बोरिस को दी गई थी। आपको जो ये पूर्व पाषाण कालीन निम्न पूर्व पाषाण कालीन जो तिथि है भारत में, ये महाराष्ट्र की बोरी है उसको दी गई है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया था। और इस स्थल को सबसे पुराना निम्न पूर्व पाषाण स्थल के नाम से जाना जाता था। इस कारण से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया था। आपको ये ध्यान रखना, जो ये बोरी है महाराष्ट्र में, ये सबसे प्राचीन निम्न पूर्व पाषाण कालीन है। और दूसरा कथन ये कह रहा है प्रारंभिक पूर्व पाषाण युग के स्थल पंजाब में सोन नदी की जो घाटी है वहाँ पे भी मिले, और थार के रेगिस्तान में भी मिले, और कश्मीर में भी मिले। जैसे सोन घाटी अभी पाकिस्तान में, ये भी आप ध्यान रखना। और जो अपनी बेलन घाटी है वहाँ पे भी मिले, राजस्थान के डीडवाना क्षेत्र में भी मिले जो मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और ये भी ध्यान रखना जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा है वहाँ पे भी मिले, और जो भोपाल के पास भीमबेटका है, जो गुफाएं हैं भीमबेटका की, वहाँ पे भी मिले हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारे चारों कथन सत्य हो गए। इसका सही ऑप्शन डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको हड़प्पा लिपि के संबंध में सही कथन बताना है। पहला कह रहा है अधिकांश शिलालेख बहुत अधिक चिन्हों के साथ बहुत अधिक विस्तृत हैं। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी। और तीसरा कथन ये कह रहा है हड़प्पा की मोहरे में आमतौर पर लिखने की एक पंक्ति होती थी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य, जिसमें मालिक का नाम और शीर्षक होता है। आपको बताना है तीसरे कथन के बारे में सही है या असत्य। पहला कथन मित्रों, आप सभी को हड़प्पाकालीन शिलालेख के संबंध में आपने अगर अध्ययन किया होता तो उसमें चिन्ह तो बहुत अधिक थे, लेकिन जो शिलालेख थे वो विस्तृत ना होकर एक संकीर्ण अवस्था में थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन असत्य हो गया। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से पहला कथन निकाल देते तो हमारा बी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा या तो ऑप्शन ए हो सकते हैं, ऑप्शन सी हो सकता है। 2 नंबर ऑप्शन दोनों में आ रहा है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन मित्रों सत्य है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और साथ में आपको बता देता हूँ जो हड़प्पाकालीन मोहरें थी, इसे लिखने की एक पंक्ति होती थी, पंक्ति में लिखा जाता था इन पर मालिक और उनका शीर्षक भी होता था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, 2 और 3। अब इसके बारे में देख लीजिए। हड़प्पाकालीन मोहरों के बारे में क्या है, लेखन की एक पंक्ति होती थी। आपको ये भी ध्यान रखना
इसमें मालिक का नाम होता था और शीर्षक भी लिखा होता था। ये कह रहा है शिलालेख होते थे वो छोटे होते थे और जो चिन्ह होते थे लगभग सभी चिन्हों की खोज की गई थी। तो सबसे विस्तृत शिलालेख हैं, आपको ये ध्यान रखना, चिन्हों की दृष्टि से विस्तृत है लेकिन आकार में ये छोटे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो चिन्ह पाए जाते हैं अक्सर पाए जाते हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं है और इसमें बहुत अधिक चिन्ह है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और साथ में ये भी कह रहा है लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, इस दृष्टि से हमारा कथन सत्य होता। बहुत से चिन्ह हैं लेकिन शिलालेख का आकार संकीर्ण है, इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया था। और लिपि दाएं से बाएं लिखी गई, ये भी हमारा कथन सत्य हो गया, सॉरी पहला कथन असत्य हो गया था। इस दृष्टि से हमारा सही आंसर इसका सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर ये कह रहा है उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको उत्तर वैदिक काल के संबंध में बताना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनजाति सभाओं ने महत्व खो दिया। आपको ये बताना कथन सत्य है असत्य। सभा और समिति पर सरदारों और धनी लोगों का नियंत्रण होता था, आपको ये बताना कथन सत्य है या असत्य। जो सभा समितियां थी उस पर जो कुलीन वर्ग थे उनका नियंत्रण था या नहीं था, यह का निम्न वर्ग का था, आपको बताना है। तीसरा कह रहा है महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति थी, आपको बताना है कथन असत्य है सत्य। मित्रों आप सभी को ये तो पता होगा कि जो अपना उत्तर वैदिक काल है उसमें वैदिक काल की तुलना में सामाजिक स्थिति में बदलाव आया और एक अव्यवस्था सामाजिक संरचना में पैदा हो गई। इसमें कुलीन वर्ग पैदा हो गया और निम्न वर्ग का विकास हो गया, वर्ण व्यवस्था का भी विकास हो गया। और आपको बताते था जो विधि और सभा और समितियां थी वो जो ऋग्वैदिक काल में थी उनका महत्व तो कम हो गया था, क्योंकि उस पर जो कुलीन वर्ग और बड़े धनी वर्ग थे उनका प्रभुत्व आ गया था। इस दृष्टि से देखें तो जो ये जनजाति सभाओं के महत्व को खोने की बात कर रहा है मित्रों, हमारा ये कथन सत्य हो गया। इसमें सभाओं का महत्व खो लिया और जो ये सभा और समितियां थी जो ऋग्वैदिक काल में इसका बहुत अच्छा सिस्टम व्यवस्थित था, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें सरदारों और धनी लोगों का प्रभुत्व आ गया था, इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। लेकिन अगर आप गौर करोगे कॉमन सेंस से सोचोगे तो इस टाइम महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसे सभा और समिति में भाग लेने भी नहीं दिया जाता था। अगर कॉमन सेंस से देखो तो हमारा ये तीसरा कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर एक और तो होगा ऑप्शन बी, केवल एक और। तो अब इसके बारे में देख लीजिए, ये कह रहा है सभाओं का महत्व खो दिया और शाही शक्ति में वृद्धि हो गई। शाही शक्ति मतलब जो राजा वगैरह होते थे, बड़े वर्ग होते थे, उनकी शक्ति थी सभाओं और समितियों पर। विधत पूरी तरह से गायब हो गई थी, एक संगठन था विधत, ये ऋग्वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह समाप्त हो गया। सभा और समितियां थोड़ी बहुत बनी रही थी और इनके चरित्र में बदलाव आ गया था क्योंकि इसमें बड़े लोगों का नियंत्रण हो गया। और ये कह रहा है महिलाओं को बैठने की अनुमति नहीं थी, इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया था और एक और दो सही हो गया। इसका सही आंसर इस दृष्टि से बी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर ये कह रहा है महाजन पदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको महाजन पदों के संबंध में बताना है। प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 राज्यों का उल्लेख है जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। मित्रों आप सभी को ये पता होना चाहिए, बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख है और 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है, राज्यों का उल्लेख है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हुआ है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु कुछ महाजन पद थे, आपको बताना ये महाजन पद में से है कि नहीं है। मित्रों ये भी हमारा कथन सत्य है, ये सभी महाजन के रूप में थे, 16 महाजन के रूप में थे। तीसरा कथन ये सभी महाजनों पर राजाओं का शासन था। मित्रों अपने अगर महाजनकालीन जो शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा तो ज़्यादातर में तो राजाओं का शासन था, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर सभी सामूहिक रूप से शासन करते थे, उसमें जन शासन कहते थे, जिसमें बौद्ध और जैन ये जन शासन से संबंधित
थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। ये कह रहा सभी महाजनों जनपदों पर राजाओं के शासन के बारे में बात कर रहा है। और हमारा एक कथन और दो कथन सही हो गया, आपको सही कथन ही पूछा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, एक और दो। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। छोड़ा महाजन थे और इसमें बौद्ध ग्रंथों में भी बात कर रखी थी, और जो ये मगध, वज्जी, कौशल, कुरु, पंचाल, गद्दार, अवंती, ये सभी महाजन और जो महत्वपूर्ण थे ये थे। अधिकांश महाजनपद राजाओं द्वारा शासित होते थे, जिन्हें कुछ, इसमें कुछ कह रहे हैं, कुछ गण या संघ के द्वारा शासित होते थे, उसमें कुछ सदस्य मिलकर राज्य करते थे सामूहिक रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया था, एक और दो सही हो गया था, आपको सही ऑप्शन ही पूछा है, इसका सही आंसर ए हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये कह रहा है अशोक के शिला अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको अशोक के अभिलेखों के संबंध में बताना है। अशोक के शिलालेख केवल भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाए गए, आपको बताना ये कथन सही है या असत्य। दूसरा कह रहा है अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य, कि इन लिपियों का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया था। तीसरा, अशोक ने अपने शिलालेख के माध्यम से लोगों से सही आदेश के रूप में सीधे बात की थी, आपको ये बताना कथन सत्य है या असत्य। अगर मित्र आपने अशोक के शिलालेखों या अशोक के साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, तो इसके जो शिलालेख है भारत में भी पाए गए थे, साथ में नेपाल, पाकिस्तान, लेकिन अफगान वाला क्षेत्र वहाँ पे भी पाए गए थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन असत्य हो गया, ये केवल की बात कर रहा है, क्योंकि केवल भारत और पाकिस्तान और नेपाल की बात कर रहा है, तो मित्रों हमारा ये कथन असत्य हो गया। आपको सही कथन पूछा है, तो हमारा ए कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब या तो आपका बी होगा या सी हो गया। तो इस दृष्टि से देखें तो दूसरा हमारा कथन सत्य हो गया, इसमें ब्राह्मणी लिपि थी, खरोष्टी भी थी और अरेमाइक भी थी, इस दृष्टि से हमारा दूसरा ऑप्शन सत्य हो गया। आपको ये भी बता देता हूँ मित्रों, अशोक ने अपने शिलालेख के माध्यम से लोगों से सही आदेश के रूप में सीधे बात की, ये भी कथन सत्य है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी हो गया। 2 और 3 जो सत्य हो गए, आपको सही कथन ही पूछा है। आप इनके बारे में जान लीजिए, जो अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं और प्राकृत में रचित थे। ये जो ब्राह्मणी लिपि प्रमुख थी भारत की तरफ, तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इस क्षेत्र में वो अलग अलग अपनी लिपियाँ थी। खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, ये उस क्षेत्र में पाई जाती थी। जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में अरेमाइक लिपि के बारे में और खरोष्टी लिपि के बारे में कह रहा है। अफगानिस्तान में भी पाए गए थे, यहाँ पे अरेमाइक और ग्रीक दोनों लिपियाँ भी पाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीक लिपि भी पाई गई थी। और साथ में ये पहला भारतीय शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से सीधे जनता से संवाद किया। शिलालेखों अशोक के शासन, उनकी बाहरी और घरेलू नीतियों, उनके साम्राज्य की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, 2 और 3 सही हो गया। पहला हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये इन क्षेत्रों के साथ अफगानिस्तान क्षेत्र में भी पाए जाते थे। और मित्रों इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।